हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसको लेके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर पाए। ठीक है, जिसका फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू के वाई सी रूट ओवर, राइट। एंड हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन या फिर एक वीक बेस का हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, ये काफ़ी सारे चीज़ें हम डिस्कशन किए प्रीवियस क्लास में। आज हम डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट एंड एसिड एंड बेस है, बहुत सारे केमिस्ट बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए हैं। क्या क्या कंडीशंस होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिसको लेके हम एक सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे और बेस कहेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो फर्स्ट वन इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो भी कंसेप्ट्स हम डिस्कशन करेंगे उनमें एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनका। एसिड और बेस जब मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, कुछ ऐसे चीज हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, सो इन आर्हेनियस कंसेप्ट दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनियस कंसेप्ट में आर्हेनियस बोल रहे हैं कि एसिड क्या है, एसिड है जो फर्निश मीन्स देता है। ठीक है, फर्निश गिव्स फर्निश H प्लस आयंस इन aqueous solution, ठीक है। पानी में डालने से जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन फर्निश करता है aqueous solution मीन्स पानी का सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम HCl को पानी में डालें तो ये हमको देता है H प्लस एंड Cl माइनस। That's why we call it an acid, right? So similarly, बेस क्या होता है, बेस होता है जो aqueous solution में, ठीक है, जो aqueous solution में क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। बेस क्या है, बेस क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमको देता है Na प्लस प्लस OH माइनस। अगर हम इसको पानी में डालें तो aqueous solution ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक बेस बोलते हैं। ये बन गया हाइड्रोक्सिल एंड H प्लस आयन को लेके एक सब्सटेंस को एसिड और बेस कैटेगराइज करना। ठीक है ना। ठीक इसी तरह आर्हेनियस कंसेप्ट में भी किस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे और किस एसिड को वीक एसिड बोलेंगे, सिमिलरली किसको हम वीक बेस एंड वीक एसिड बोलेंगे, ये सब चीजें भी डिस्कशन किया गया है। वीक एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड, हम इसका एग्जांपल लेंगे CH3COOH। रिवर्सिबल सिंबल देते हैं क्योंकि जो भी एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन फॉर्म होता है वो फिर दोबारा मिलके कुछ उनमें से कुछ आयन्स फिर वापस में मिलके एसिटिक एसिड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो रिवर्सिबल सिंबल हम दिए हैं। एंड जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, वो इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं कि ये जो एसिटिक एसिड कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, बहुत कम डिसोसिएट होता है। बहुत कम डिसोसिएट मीन्स इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। कंसीडर हमारा 1,00,000 मॉलिक्यूल है, 1,00,000 मॉलिक्यूल से कुछ 100-200 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएटेड, राइट। इसलिए इसको हम बोलते हैं वीक एसिड। अगर कोई एसिड पानी में डालने से बहुत कम H प्लस आयन पैदा करता हो, फर्निश करता हो, तो उस टाइप का एसिड को हम वीक एसिड बोलेंगे। सो ये एक वीक एसिड का एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल लेता हूँ HCl। ये इसको हम पानी में डालते हैं तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। 1,00,000 मॉलिक्यूल से एक करीब हमको 1,00,000 का H+ आयन और 1,00,000 का Cl- आयन हमको मिलता है। इसीलिए कंप्लीट डिसोसिएशन होने के लिए HCl बहुत सारे H+ आयन्स पानी में फॉर्म करता है, तैयार करता है। ज़्यादा H+ होने से सॉल्यूशन हाईली एसिडिक हो जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन फॉर्म करता है बाय कंप्लीट डिसोसिएशन। सो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ओके। ये गया तुम्हारा क्या रे, ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली अगर कोई बेस हो, अगर ये वीक है कम OH- पैदा करेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा aqueous सॉल्यूशन में। ठीक है ना। सो इसीलिए अभी हम एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम कैटेगराइज किए। अभी हम चलेंगे किधर, क्या होता है जब एक एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आरएनएस कंसेप्ट में हर एक कंसेप्ट में कुछ डिसएडवांटेजेस रहता है, इसीलिए एक दूसरा कंसेप्ट आ जाता है सामने। ठीक है, हर एक एसिड को कोई एक कंसेप्ट से एसिड करके हम कैटेगराइज नहीं कर पाते। अगर एक सब्सटेंस हमको दिया गया है और कोई बोल रहा है कि ये एसिड होगा या बेस होगा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कंसेप्ट लेके हम इसको एसिड या बेस कैटेगराइज कर पाएंगे। कुछ सब्सटेंस को कुछ कंसेप्ट से एसिड बेस कैटेगराइज किया गया है और कुछ सब्सटेंस को और कुछ कंसेप्ट लेके इसको एसिड और बेस बोला गया है। ठीक है ना। तो इसीलिए अभी हम देखेंगे कि आरएनएस कंसेप्ट में न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक एसिड और बेस आपस में मिल जाए, रिएक्ट किए। सो एसिड प्लस बेस ये हमको देते हैं एक सॉल्ट एंड वाटर। आरएनएस कंसेप्ट में क्या है, एक एसिड और बेस जब मिलते हैं एक सॉल्ट एंड वाटर तैयार करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे NaOH रिएक्ट करता है, हम इसको लिखेंगे HCl, एसिड है हमारे लिए HCl प्लस NaOH, बेस गिविंग NaCl द सॉल्ट एंड वाटर। दैट्स व्हाई सिंपली क्या होता है, एसिड का H+ एंड बेस का OH- रिएक्ट करता है। सिंपली क्या होता है फिर, एसिड का क्या, एसिड का H+ और बेस का OH- रिएक्ट करता है एंड वाटर देता है। ठीक है, ये है आरएनएस कंसेप्ट की बातें। ठीक है, तब आता है आरएनएस कंसेप्ट के बाद हमारा क्या रे, एक थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट, वो होता है थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन्स थ्योरी। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन्स थ्योरी। फ्रैंकलिन्स थ्योरी, इसमें क्या होता है, ये सॉल्वेंट आयोनाइज करता है। इसका कंसेप्ट क्या है, अगर सॉल्वेंट खुद आयोनाइज करता है, कैसे, हम एग्जांपल लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कौन सा सॉल्वेंट हम लेते हैं, सॉल्वेंट हमारे लिए अगर अमोनिया हो तो 2 अमोनिया मिल जाएंगे। एक अमोनिया को मैं लिखता हूं NH3 और दूसरा को लिखता हूं HNH2, राइट। सो इसका H+ यहाँ आ जाएगा और दैट मीन्स ये H+ होके आ जाएगा और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसीलिए H+ होके NH3 के साथ मिल जाता है और हमको मिलता है NH4+ एंड ये दे देता है हमको NH2-।
पूरा जो ये थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम है, फ्रैंकलिन्स थ्योरी है, इसमें हम सॉल्वेंट का आयन से पता करेंगे अगर एक सब्सटेंस को एसिड और बेस बोलना है। तो अभी देखते हैं, अगर मैं लेता हूं, ठीक है, NH4Cl, अगर अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट करें तो ये दे देगा NH4 + Cl-। ये तो हमको एक सॉल्ट के तरह लगता है, इधर H+ नहीं है, OH- नहीं है, फिर भी ये एसिड है। क्यों इसको एसिड बोलते हैं? क्योंकि ये देता है काटायन ऑफ द सॉल्वेंट, काटायन ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? अगर अमोनियम क्लोराइड को सॉल्वेंट अमोनिया में डाला जाए, if we add ammonium chloride to ammonia, since this ammonium chloride is forming a cation ammonium, that is the cation of the solvent also। सॉल्वेंट जो काटायन देता है, अगर कुछ भी सब्सटेंस वही काटायन देता है तो इसको बोलेंगे एसिड। सो दिस इज द सॉल्वेंट काटायन, दिस इज द सॉल्वेंट आनायन, सॉल्वेंट आनायन। ओके, सो अमोनियम क्लोराइड क्योंकि ये NH4+ देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट काटायन, सॉरी इसको हम बोलते हैं एन एसिड। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, NaNH2। देखो ये कैसे आयोनाइज करता है, Na+ एंड NH2-। देखो ये जो आनायन है, ये आनायन ऑफ द सॉल्वेंट, ये तो मिलता है सोडियम अमाइड, सोडियम अमाइड से ये अमाइड आनायन जो जेनरेट होता है वो भी उस सॉल्वेंट में है। अगर कोई सब्सटेंस आनायन देता है जो कि सॉल्वेंट का आनायन के साथ समान हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं। आई थिंक यू आर नाउ क्लियर। सो फ्रैंकलिन्स थ्योरी में बोला गया है कि अगर कोई सब्सटेंस एक काटायन देता है जो काटायन सॉल्वेंट का काटायन के साथ समान हो, ये भी NH4+, ये भी NH4+, वो क्या बोलेंगे इसको ना, एसिड। अगर कुछ सब्सटेंस जो आनायन पैदा करता हो, वो आनायन सॉल्वेंट के आयन के साथ समान हो, तो इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है ना, ये है फ्रैंकलिन्स थ्योरी के बात। तो दूसरे एग्जाम्पल भी हम ले पाएंगे, वाटर के साथ ले जाएंगे। ये है सॉल्वेंट हमारे लिए, सॉल्वेंट 1 हम NH3 के हिसाब से बोल रहे थे, किसको हम एसिड और किसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमारे लिए सॉल्वेंट अभी 2 आएगा, वो है वाटर। वो है वाटर, सॉल्वेंट 2 वाटर। वाटर को, एक वाटर को H2 लिखता हूं और दूसरे को मैं HOH लिखता हूं, जैसे कि अमोनिया के टाइम पे लिखा था। ये H+ इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा H3O+। ये H+ वाटर के साथ मिल गया, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोनियम आयन। और बोल सकते हैं इसका H+ वाटर के साथ मिल गया है, बोल सकते हैं हाइड्रेटेड प्रोटॉन। हाइड्रेटेड प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है? H+। किसको बोलते हैं? प्रोटॉन, H+। एंड वो वाटर के साथ मिल गया तो हमको मिल रहा है H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। सो वाटर कैसे डिसोसिएट करता है, जैसे कि अमोनिया से अमोनियम आयन एंड अमाइड आयन काटायन एंड आनायन करके मिल रहे थे, वाटर से क्या क्या हमको मिलता है? H3O+ एंड OH-। अगर H+ चला गया इधर तो OH- हाइड्रोक्सिल आयन रह जाएगा। अभी हम देखेंगे अगर किसी सब्सटेंस को हमको एसिड करके बोलना है तो ये क्या देगा? H3O+ देगा अगर पानी में डालें तो। अगर किसी भी सब्सटेंस को हमको बेस करके बोलना है
तो ये हमको OH माइनस देना चाहिए, ठीक है ना। सो हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एसिटिक एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो इसका H प्लस इधर आ जाएगा, H2O और H प्लस मिल के दे देंगे हमको H3O प्लस एंड एसीटेट आयन CH3CO माइनस। तो अब देखो ये जो काटायन है जो कि एसीटेट आयन और एसिटिक एसिड एंड वाटर मिलके तैयार करते हैं, ये काटायन समान है। तो पानी में जो काटायन तैयार होता है एसिटिक एसिड को पानी में डालने से वही काटायन जनरेट होता है। अगर कोई एसिड एक काटायन, अगर कोई सब्सटेंस एक काटायन देता है, वो काटायन सॉल्वेंट का काटायन के साथ समान हो तो इसको हम बोलेंगे एसिड, राइट। किसको बेस बोलेंगे हम। दूसरा एक एग्जाम्पल ले जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालें तो ये हमको देता है Na प्लस OH माइनस, एंड OH माइनस अगर उधर है तो OH माइनस भी पानी से मिलता है। ये सब्सटेंस पानी में डालने से वो आनायन देता है जो कि सॉल्वेंट से जो आनायन है उस आनायन के साथ समान है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक बेस, ठीक है। ये चला गया, हाँ ये चला गया हमारा सॉल्वेंट 2। अभी देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को लेके सॉल्वेंट के तरह। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट 3 हमारे लिए बन जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट 3 बन जाएगा क्या रे, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 ये क्या देता है हमको, H प्लस HSO4 माइनस। फिर ये भी डिसोसिएट करके H प्लस SO4 2 माइनस देगा। हम इधर नहीं जाते हैं, बस फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन हम देख रहे हैं। ये एसिड है क्योंकि ये H प्लस देता है प्लस HSO4 माइनस देता है। अभी अगर इसमें हम, ये है सॉल्वेंट हमारे लिए, क्या है हमारे लिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का ये क्या है, काटायन, सॉल्वेंट काटायन, ये है सॉल्वेंट आनायन, ठीक है। अगर हम इधर वही H2SO4 में एसिटिक एसिड डालें तो क्या देगा, CH3CO, H के साथ किसको मिलाएंगे, H2SO4। तो ये क्या देता है, ये देता है CH3 COOH2 प्लस HSO4 माइनस, ठीक है ना। तो हम बोल रहे थे अगर ये, इसको क्या बोलेंगे अभी, ये जो आनायन है, ठीक है। हमको पता था कि एसिटिक एसिड इज एन एसिड, लेकिन हम बोलते हैं कि ये जो एसिड और बेस होने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। हर एक कंडीशन में एक सब्सटेंस को बस वही एसिड करके बोल नहीं पाएंगे, कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जैसे कि कुछ कंडीशंस में कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, फिर अलग कुछ कंडीशंस आए तो बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं। सो कंडीशन के हिसाब से जैसे मेंटालिटी चेंज होता है, कंडीशन के हिसाब से जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक उसी तरह कुछ सब्सटेंस ऐसा कुछ सब्सटेंस एसिड की तरह भी बिहेव कर पाएंगे और कुछ सब्सटेंस, वही सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस नहीं, वही सब्सटेंस भी फिर बेस के तरह भी बिहेव करेंगे अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो वो जिसको हम एसिटिक एसिड, जिसको हम एसिड करके कंसीडर कर रहे थे, अभी ये बन गया बेस। क्योंकि ये बेस बन गया, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस है, ये जो आनायन देता है वो आनायन भी वही H2SO4 में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस एक आनायन देता है जो आनायन की सॉल्वेंट के आनायन के साथ समान हो, इसको हम बोलेंगे एक बेस। तो एसिटिक एसिड अगर H2SO4 में डाला जाए वो एसिड नहीं, वो बेस होता है। हाँ,
हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके पास कोई अदर एसिड आ जाता है तो वो जो अदर एसिड जिसको हम बोलते हैं वो बेस बन जाएगा। ये H+ इसको दे देता है, इसीलिए हम लिखे हैं CH3COOH2। Did you get me ना? So this is a base। चलिए देखते हैं, अगर H2SO4 में HNO3 डालते हैं तो क्या होता है? हाँ, HNO3 को अगर हम H2SO4 है सॉल्वेंट हमारे लिए, ये सॉल्यूट है हमारे लिए, इसको हम लेके इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर डाल देंगे तो ये हमको क्या देगा H2NO3 प्लस वही HSO4 माइनस। तो इधर भी वही आनायन फॉर्म हो गया जो कि सॉल्वेंट का आनायन से समान हो। ये क्या है? सॉल्वेंट आनायन, ठीक है ना। सॉल्वेंट आनायन के साथ ये आनायन समान है, इसलिए ये भी सॉल्यूट जो है हमारे लिए ये भी बन जाएगा बेस। डिड यू गेट मी ना? सो ये होता है तुम्हारे लिए बाबा सॉल्वेंट सिस्टम। ऐसे कई भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम, नोट्स में दे देंगे, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके, ये गया हमारा क्या रे, फ्रैंकलिन्स थ्योरी। नेक्स्ट आता है हमारे लिए वन अनदर थिंग आई जस्ट फॉरगॉट, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। फ्रैंकलिन्स थ्योरी में अगर एसिड के साथ बेस मिलता हो तो क्या होता है, इसको एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। ये बोलता है अगर एसिड और बेस मिलते हैं, ये क्या देता है हमको, एसिड और बेस अगर मिलते हैं तो हमको मिलता है सॉल्वेंट, एक सॉल्ट प्लस एक सॉल्वेंट मिलता है, एक सॉल्ट एंड सॉल्वेंट हमको मिलता है, ठीक है ना। अगर हम अमोनियम क्लोराइड के साथ, ये एसिड था हमारे लिए, हम NaNH2 ऐड करते हैं तो क्या हमको मिलता है, NaCl प्लस NaCl प्लस 2NH3, राइट। सो अगर ये हमारे लिए था एसिड, ये था हमारे लिए बेस, अगर एसिड बेस के साथ मिलते हैं, फ्रैंकलिन्स थ्योरी के हिसाब से एक सॉल्ट एंड एक बेस तैयार होता है। डिड यू गेट मी ना? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रैंकलिन्स थ्योरी। अब चलेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट 3, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोलता है, हम कैसे हम एक सब्सटेंस को कैटेगराइज करेंगे अगर एसिड है या बेस है। ये बोलता है एसिड क्या है, जैसे कि H+ आरएनएस कंसेप्ट में हम बोल रहे थे कि अगर कोई सब्सटेंस आपको सॉल्यूशन में H+ देता है तो वो होगा एसिड। इधर भी अगर कोई सब्सटेंस H+ देता है तो इसको हम बोलते हैं एसिड। सो एसिड क्या है, वो फर्निशेस H+ आयंस इन aqueous सॉल्यूशन, पानी में डालने से H+ फर्निश करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक एसिड, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, ठीक है, बेस क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं, हम बोलेंगे H2SO4, ठीक है। H2SO4 देता है H++ HSO4 माइनस, ये H+ देता है तो ये एसिड बन गया। फिर एक आयन को भी हम एसिड बोल सकते हैं क्योंकि ये भी एक H+ देता है और SO4 2- देता है। सिंस ये भी H+ देता है, इसको भी हम बोल पाएंगे, कंसिडर कर पाएंगे एक एसिड के तरह, ठीक है ना। सो फिर अभी हम देखते हैं कि बेस किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको हम बेस बोलते हैं।
ये ऑपोजिट है, एसिड का कंसेप्ट से ऑपोजिट। बेस क्या है? जो एक्सेप्ट H प्लस आयंस, एक्सेप्ट्स H प्लस आयन। जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है इसको हम बोलते हैं ए बेस। मैं बोलूंगा कि अमोनियम NH3, अमोनिया, ये एक H प्लस को ऐड कर पाएगा और दे देगा NH4 प्लस। सिंस ये जो सब्सटेंस इस H प्लस को एक्सेप्ट करता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है ना? कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस को एक्सेप्ट करता हो तो इसको हम बोलेंगे बेस। कोई भी सब्सटेंस H प्लस डोनेट करता हो इसको बोलेंगे एसिड। ये है कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी, एसिड एंड बेसिस। ओके, सो अब देखेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है। इसके बाद देखेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें एक आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या है कंजुगेट एसिड बेस पेयर बाबा? क्या हम बोलेंगे, अगर मैं एक सब्सटेंस लेता हूं, वो है से किसी भी सब्सटेंस में ले लेता हूं वाटर। ठीक है, ये जो वाटर है ये क्या कर पाएगा? अगर ये एक H प्लस दे देता है तो क्या रह जाएगा? OH माइनस। ठीक है ना? सो ये H2O जो कि H प्लस देता है इसको हम बोलते हैं एसिड। ठीक है ना? अगर ये एसिड है तो ये H प्लस देगा। अब उल्टा करके देखें, रिवर्स आए तो OH माइनस H प्लस को ऐड कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा और वाटर दे पाएगा। सो हम इसको भी लिखेंगे रिवर्सिबल। जैसे कि हमको पता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता है, तो OH माइनस भी H प्लस के साथ मिलके वाटर देता है। अगर OH माइनस H प्लस को ऐड करता हो तो इसको क्या बोलेंगे? बेस। क्योंकि हमको ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के हिसाब से कुछ सब्सटेंस अगर H प्लस आयन को रिसीव करता है तो बन जाएगा बेस। ठीक है ना? सो अभी क्या करेंगे, सिंस ये जो बेस है ये वाटर से तैयार होता है, वाटर से फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस ऑफ वाटर। सो हाइड्रोक्साइड आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस का कंजुगेट बेस लिखने के लिए उस सब्सटेंस से, उस स्पेसिस से, उस मॉलिक्यूल और आयन से H प्लस को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रह जाएगा वो बन जाएगा कंजुगेट बेस। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर ये हम लिखते हैं, एक आयन लेते हैं HSO4 माइनस, ये हमको देता है H प्लस प्लस, सॉरी ओके, सो HSO4 माइनस अगर H प्लस दे देता है तो सल्फेट आयन रह जाता है। मिला लो, +1 चार्ज -2, सो रिमेनिंग रिजल्टेंट चार्ज -1, बाइसल्फेट आयन, सल्फेट आयन। सो बाइसल्फेट आयन H प्लस देता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एसिड। रिवर्स में सल्फेट आयन H प्लस को ऐड कर पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है, तो ये बन जाता है बेस। लेकिन कौन सा बेस? हम इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस। किसका? कंजुगेट बेस ऑफ किसका? बाइसल्फेट आयन, जिससे तैयार हुआ है, जिससे फॉर्म हुआ है, इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। ठीक है ना? सो ये चला गया कंजुगेट बेस। अभी देखो, अगर ये जो एसिड है, अगर इसको हम एक H प्लस दे देते हैं, H प्लस अगर H2O के साथ ऐड हो गया तो हमको मिलेगा H3O प्लस। ये जो एसिड है जिसको हम अभी एसिड बोल रहे थे, सिंस ये एसिड H प्लस को रिसीव करता है तो हम इसको B बोल पाएंगे, एक बेस। वाटर को तुम एसिड भी बोल सकते हो और बेस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये H प्लस छोड़ सकता है और H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसीलिए H2O अगर हम इसको बेस बोलते हैं, इसका रिवर्स देखें तो रिवर्स क्या देगा? अगर हाइड्रोनियम और H3O प्लस आयन H प्लस छोड़ देता है
और दे देता है, डोनेट कर देता है, तो वाटर मिलता है। अगर इसको बेस बोलते हैं, वाटर को अगर अभी एसिड नहीं, अभी इसको वाटर को बेस बोलेंगे, क्योंकि इस साइड पे लेफ्ट साइड हम आएंगे तो ये H+ छोड़ता है, H+ एक्सेप्ट करता है। सिंस वाटर इज एक्सेप्टिंग H+ आयन, इसीलिए इसको हम बेस बोलते हैं। वो जो बेस है ये बेस है, और इसको हम इसीलिए एसिड बोलेंगे क्योंकि ये H+ देता है। ये जो H+ देता है, ये एसिड को हम बोलेंगे क्या? कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। किसका? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। दिस एसिड को हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो किसको हम कॉन्जुगेट एसिड करके बोल पाएंगे कि कॉन्जुगेट एसिड, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है हाइड्रोनियम आयन। तो अभी हम देखेंगे, जैसे कि हम बोल रहे थे, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए उसमें से H+ को निकाल दो, H+ को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक इसी तरह अगर किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लिखना हो तो उसमें क्या ऐड कर दो? H+ ऐड कर दो। ठीक है ना? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इसको बोलते हैं। अगर ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर कौन है? OH-। अगर ये बेस है, वाटर को अगर हम बेस करके कंसीडर करते हैं, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? हाइड्रोनियम आयन और H3O+ आयन। कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे, लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट इधर है, वाटर बोथ एसिड एंड बेस के तरह काम करता है डिफरेंट कंडीशंस में। कुछ सब्सटेंस अगर बोथ एसिड एंड बेस के तरह बिहेव करेगा तो वो सब्सटेंस को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एग्जांपल क्या था हमारे लिए? वाटर, क्योंकि ये बोथ H+ दे सकता है, H+ ले सकता है, तो इसलिए वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग मी। सो और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। ठीक तरह से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर अभी हम क्या करेंगे? अगर हम लेंगे से अमोनिया, अगर अमोनिया को हम बेस बोलेंगे तो ये H+ एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करके ये दे देगा NH4+ हैं। ये NH4, अगर ये बेस है, क्योंकि ये H+ लेता है तो ये बेस है, बेस ही H+ आयन लेता है। फिर बेस H+ आयन लिया और अमोनियम आयन दे दिया। इसका रिवर्स देखें तो NH4+ क्या देता है? H+ देता है। ये H+ देता है तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड। कौन सा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। किसका? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया एंड अमोनियम आयन आर बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड पेयर। ठीक है ना? ठीक उसी तरह, क्यों, कैसे हम कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं? जिसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना हो उसमें H+ ऐड कर देना है। ये था, इसमें हम H+ ऐड कर दिए, जो मिल रहा है वो बन गया कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना? बस इसके बाद हम फिर देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पेयर। ठीक है ना? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पेयर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पेयर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पेयर। ठीक है ना? अच्छा नना, टिके लगे दियंतु ना मोर चार्जटा, चार्जटा टिके लगे दियंतु ना। हाँ परा मुझे ये लगे दूची, मत से करेन्टा खाली टिके दे दियंतु।
मिलाना कौन होता है, बाकी सब लोग तो उनके थे। गॉट सो नाउ बाबा एंड हमारा अब देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पेयर। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन किया गया है। देखो कैसे, अगर ये बोलते हैं, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेयर कंसेप्ट में क्या है, अगर एक एसिड स्ट्रांग हो, अगर एसिड स्ट्रांग हो, इससे जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा वो वीक होना चाहिए। ये है कंसेप्ट इधर। अगर एसिड स्ट्रांग है, कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होना चाहिए। एग्जांपल क्या है, अगर हम एसिड लेते हैं HCl, जैसे कि हमको पता है HCl एक स्ट्रांग एसिड है। ये स्ट्रांग एसिड क्या देता है, स्ट्रांग एसिड देता है H++Cl-। अगर ये स्ट्रांग हो, ये वीक होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि किसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा H+ देता है। ठीक उसी तरह किसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा H+ रिसीव करता है। ठीक है ना। तो अगर ये Cl-H+ को ज्यादा रिसीव कर लेगा तो HCl दे देगा ना। फिर HCl ज्यादा ऑन डिसोसिएट तैयार हो जाएगा, तो कैसे हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड को तो कंप्लीट डिसोसिएट होना चाहिए। कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो H+ और Cl- मिलेगा, और वंस Cl- और H+ मिल गए, वो दोबारा फिर मिलेंगे नहीं, फिर रिएक्ट करेंगे नहीं रिएक्ट करता है तो फिर H+ ज्यादा मिलेगा। H+ इसका साथ नहीं मिलता है तो H+ फ्री स्टेट में मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा H+ मिला तो फिर हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे जो बेस तैयार होगा वो बेस वीक होगा। क्या बेस? कॉन्जुगेट बेस फॉर श्योर वीक ही होगा। ये वीक होगा तो फिर H+ फ्री स्टेट में ज्यादा से ज्यादा तैयार होंगे, देन आफ्टर यू कैन कॉल इट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। So if an acid is strong, its conjugate base should be weak and vice versa. So the law is if an acid is strong, then its conjugate base must be weak. Similarly, you can take here a base and acid. If a base is strong, then its conjugate acid must be weak. In this manner, you can also write one another law. Okay, so this is Bronsted-Lowry concept. बस एक ही चीज बाकी रह गया, वो है न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? बहुत लंबा थ्योरी है, यू शुड कीप पेशेंस। बहुत कुछ कंसेप्ट हमको जानना है और 2-3 कंसेप्ट बाकी है। सो फिर हम जाएंगे, वही जो ब्रोनस्टेड-लोरी कंसेप्ट था, ये बोलते हैं कि अगर एसिड बेस मिलते हैं, एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है। एसिड क्या देता है? H+ देता है। इसको कौन रिसीव करेगा? बेस रिसीव करेगा। सो न्यूट्रलाइजेशन में है क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ H+ आयन बिटवीन किसके बीच में? एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन में H+ आयन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। सो फिर ये चल गया हमारे लिए Bronsted-Lowry concept. So let us go to Lewis concept. किधर चलेंगे अभी? फिर
लेइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। कुछ तुम्हारे लिए मैं असाइनमेंट देता हूँ, लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कि किसका ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस है। अच्छा ओके, फिर चलेंगे किधर, फिर चलेंगे ओके, सो लेइस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आता है, लेइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेइस कॉन्सेप्ट में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके बोला गया है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और फिर कौन सा सब्सटेंस बेस होगा। सो इधर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद बोला गया है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इसके हिसाब से, लेइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या है, एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एग्जांपल ले लेंगे, ये जो एसिड है ये दो प्रकार के होते हैं, जो जितने भी सारे कैटायंस है और जिसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, डोंट बी कंफ्यूज्ड, बेसिक रेडिकल्स के मतलब होता है कैटायंस, इसको हम बेस नहीं बोलते हैं, ये वो है एसिड। सो बेसिक रेडिकल्स मीन्स नथिंग बट कैटायंस, क्योंकि कैटायंस है उनमें इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे इंक्लूडिंग H+, ठीक है ना, इंक्लूडिंग H+, और जो भी सब कैटायंस है Na+, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे एसिड। जो भी एसिड हम बोलेंगे लेइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाना चाहिए, ठीक है। फिर होता है न्यूट्रल, कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस भी एसिड कंसीडर कर सकते हैं जो कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हो। कैसे, मैं अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बात बोलूं तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में 3 बॉन्ड्स हैं, अगर बोरॉन में 3 बॉन्ड्स है, इसको बोरॉन को मिलता है 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 2 2 फिर 2, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेके इसको ऑक्टेट प्राप्त नहीं हो रहा है, इट इज नॉट एबल टू गेट इट्स ऑक्टेट। जैसे कि इसको ऑक्टेट नहीं, सेक्सटेट स्टेट में है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, किसी से ले सकता है। जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसको हम BF3 को हम बोल पाएंगे एक एसिड, लेइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। सो फिर बेस क्या है, बेस है, ये है एसिड, ठीक है। बेस किसको बोलेंगे, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बेस किसको बोलेंगे, बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे। क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अगर हम बोलते हैं अमोनिया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उधर भी हम देख रहे थे आयंस, और बोथ आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल एसिड के तरह बिहेव कर रहे थे, इधर भी आयंस है, लेकिन ये जो आयंस आएगा वो होगा क्या, नेगेटिव आयंस मीन्स एसिड रेडिकल्स, जो जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर अनायंस हो, जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इसको यूज करके वो किसी को डोनेट कर पाएगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक बेस। अमोनिया का एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा तो किसको दे भी पाएगा। Since ammonia can donate one pair of electrons to others, that's why we can consider it as a base, ठीक है ना, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूंगा CO3 ये भी होगा बेस, क्योंकि इसके पास भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी को दे सकता है,
जिसको वो यूज करके अदर स्पेसीज को जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो इसको दे पाएगा, इसलिए ये भी बन जाएगा एक बेस। ये है लेइस कॉन्सेप्ट के बाद एसिड क्या है, एसिड बेस क्या है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स करके इसको लिख लो। नोट्स है ऑल एसिड बेस ऑल लेइस बेसेस आर ब्रोंस्टेड लोरी बेसेस एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑल ब्रोंस्टेड लोरी बेस भी ऑल लेइस बेस हो पाएंगे। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट में बेसेस समान ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। ओके, फिर क्या है, अब हम देखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी बेस के बाद हम जाएंगे क्या होता है जब न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो फाइनल बात क्या है इधर, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में हम देखेंगे कि अगर BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो है बेस, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो है एसिड। तो एसिड बेस जब मिलता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होता है। बेस में होता है डोनर आटम और फिर एसिड में होता है क्या, एक्सेप्टर आटम। तो इसको बोलते हैं बेस एंड एसिड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पैदा होता है, जिसके पास ए से कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रल या फिर हम बोलेंगे CO3 2- या फिर बोलेंगे OH-। ये सब एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और को दे पाएंगे, इसीलिए जिसको हम बेस बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लिगांड। क्या बोलते हैं, लिगांड। जो लिगांड होता है क्या करता है, इसका एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को डोनेट कर पाता है, तो इसको बोलते हैं लिगांड। सो बेस और एसिड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा जनरली फॉर्म होता है। कुछ ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्साइड्स को, मेटल ऑक्साइड्स को हम कैटेगराइज कर देंगे क्या, बेसिक, एम्फोटोरिक एंड एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ठीक है, ओके। सो अगर किसको हम बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड, अगर कोई सब्सटेंस को हम पानी में डालने से aqueous सॉल्यूशन में पैदा होता हो एक बेस, तो ये हो गया बेसिक ऑक्साइड। किसको हम एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। अगर मैं Na2O को, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालता हूं तो ये मुझे देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेस को पैदा किया, सॉल्यूशन बन गया अल्कालीन। ये जो अल्कालीन सॉल्यूशन बन गया, अगर किसी का aqueous मीन्स क्या है, aqueous सॉल्यूशन मीन्स वाटर का सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूट को पानी में डालने से अल्कालीन सॉल्यूशन पैदा होता हो और एक बेस और अल्काली तैयार होता हो, तो वो सब्सटेंस को हम बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। ठीक है ना। ठीक उसी तरह अगर हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड, किसको बोलेंगे, अगर कोई सब्सटेंस को पानी में डालने से एसिड पैदा होता हो। एसिड कौन सा है, से हम बोलेंगे SO3। ये भी एक ऑक्साइड है,
ये भी एक ऑक्साइड है। इसको हम पानी में डालते हैं तो एक बेस तैयार होता है, तो ये बेसिक ऑक्साइड है। SO3 को अगर पानी में डालते हैं तो ये देता है H2SO4, सो ये एक एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि एसिड तैयार होता है। अगर एसिड तैयार होता है पानी में डालने से तो ये बन जाएगा एसिडिक ऑक्साइड, और अगर पानी में डालने से अल्कालिन सब्सटेंस, अल्कालिन सॉल्यूशन तैयार होता हो तो इसको बोलेंगे क्या, बेसिक ऑक्साइड। जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड के तरह बिहेव कर पाता हो इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो फिर ये बन गया हमारा एग्जाम्पल आ गया कि लेइस कॉन्सेप्ट से हम देखें कि बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड ठीक इसी तरह, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये क्या देगा, कार्बोनिक एसिड, एसिड देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे क्या, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो, फिर अगर हम Al2O3 लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बोथ किस में एसिड में डिजॉल्व हो पाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, डिजॉल्व्स बोथ इन एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अगर हम इसको बेस में डालते हैं तो ये देता है हमको, डिजॉल्व हो गया, ये हो गया बेस, Al2O3 बेस में डिजॉल्व होके देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस देता है, प्लस दे देगा वाटर, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaLO2 देता है, तो मतलब बेस के साथ डिजॉल्व हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे अभी एसिडिक ऑक्साइड। ठीक उसी तरह वही Al2O3 को भी हम HCl देंगे तो वो दे देगा हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो फिर ये एसिड में भी डिजॉल्व हो गया, तो ये एसिडिक ऑक्साइड भी है, और वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड भी है। एक एसिड अगर बेसिक, बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड के तरह बिहेव करता हो, इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये खत्म होता है हमारा लेइस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। इसके बाद जाएंगे हम द लॉक्स फ्लोड कॉन्सेप्ट, द लॉक्स फ्लोड कॉन्सेप्ट। इसमें ऑक्साइड को डोनेट और एक्सेप्ट, अगर कोई हम देखेंगे ये जो सब्सटेंस है एक ऑक्साइड को डोनेट कर पाता है या फिर ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर पाता है, उसके हिसाब से, ये कंसेप्ट के हिसाब से एक सब्सटेंस को हम बोलेंगे आइदर इट इज एन एसिड और ए बेस। हम एग्जांपल लेंगे और देखेंगे एसिड क्या है। एसिड है, हम बोलेंगे CO2, ये क्या है O2 माइनस ले लेता है, देखे हमको क्या देगा CO3 2- रिवर्सिबल लिखे, ठीक है ना। ये CO2 O2 माइनस को लेके CO3 2- देता है, जो ऑक्साइड जो सब्सटेंस ऑक्साइड को लेता है तो इसको बोलते हैं एसिड। हम बोलते हैं CO2 वाटर में मिलके भी कार्बोनिक एसिड तैयार कर रहा था, इसलिए एसिड तैयार कर रहा था, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को लेता है, O2- मीन्स व्हाट, ऑक्साइड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्साइड को रिसीव करता है तो ये बन जाता है एसिड। ठीक उसी तरह अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के बात बोलेंगे, अभी बेस क्या है, बेस क्या है, हम एग्जांपल लेंगे और देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड देता है Ca2++ O2-। ये जो सब्सटेंस है ऑक्साइड डोनेट करता है, तो इसके हिसाब से क्या है, एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट्स ऑक्साइड। बेस क्या है, डोनेट्स ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है क्योंकि ये ऑक्साइड देता है। ये है लॉक्स फ्लोड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ओके, ये गया तुम्हारा लॉक्स फ्लोड कॉन्सेप्ट।
अभी चलेंगे वन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, वो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ये एक बढ़िया कंसेप्ट है। इसको बोलते हैं हम HSAB प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? HSAB प्रिंसिपल, ठीक है ना। फिर ये HSAB प्रिंसिपल में क्या कैटेगराइज किया गया है? एसिड को दो कैटेगरी में रखा गया है और बेस को भी दो कैटेगरी में रखा गया है। इसको बोलते हैं टाइप ए, इसको बोलते हैं टाइप बी, फिर इसका भी टाइप ए, टाइप बी, ठीक है। ओके, टाइप ए एसिड को हम बोलते हैं हार्ड एसिड। क्या बोलते हैं? हार्ड एसिड। इसको बोलते हैं सॉफ्ट एसिड, ठीक है। फिर बेस को हम बोलते हैं टाइप ए, टाइप बी, हार्ड बेस, ठीक है, और है हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। दो कैटेगरी में रखा गया है बोथ एसिड एंड बेसिस को। एसिड को दो कैटेगरी, टाइप ए टाइप बी, इसको भी टाइप ए टाइप बी, हार्ड सॉफ्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? किसको किसको हम हार्ड एसिड में और फिर किसको किसको सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में रखा गया है। और इधर वंस हम कैटेगराइज कर लेंगे कौन सा एसिड, कौन सा सब्सटेंस को, कौन सा स्पेसिस को हम ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस फिर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस में कैटेगराइज किए हैं, इसको देख लेंगे तो फाइनल कंसेप्ट क्या है हम समझेंगे। तो HSAB प्रिंसिपल में हम अभी देखेंगे कि कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो हम ले लेंगे टाइप ए टाइप बी ऑफ एसिड, टाइप ए टाइप बी ऑफ बेस। फिर हम देखेंगे ओके, सो मेटल आयंस आर क्लासिफाइड into two types। वन इज टाइप ए, जैसे कि हम बोल सकते ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। ये टाइप ए में जिसको हम बोल रहे थे हार्ड एसिड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है? ये स्मॉल साइज होना चाहिए और हाई पोलराइजिंग पावर होना चाहिए, हाई पोलराइजिंग पावर। इसको ये जो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, ये सब चीज़ हम फाजांस रोल जब डिस्कशन करेंगे तब ये सब चीज़ हमारे नज़र में आएगा। अब बस याद रख लो, और कौन सा आयंस ये टाइप में आता है इसको याद रख लेंगे तो बस हमारा काम खत्म। तो अभी हम देखेंगे कि स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर में कौन आता है। सो इसमें आते हैं अल्काली मेटल्स एंड अल्कालीन अर्थ मेटल्स, मीन्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल्स, सॉरी अल्कालीन अर्थ मेटल्स मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ये चला गया। और कुछ रहता है लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके साथ भी रहता है लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, विथ हाई ऑक्सीडेशन दिखाई नहीं देता है ना, ठीक है। ये जो अल्काली मेटल्स एंड अल्कालीन अर्थ मेटल्स के साथ, इसके साथ भी लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है, लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हम बोलेंगे प्लैटिनम 4+, क्या बोलेंगे? प्लैटिनम 4+। जैसे बोले क्रोमियम 3+, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट का लेफ्ट की ओर
डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है ना, 10 ग्रुप्स है, उसका लेफ्ट की ओर एलिमेंट्स जिसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इसको हम बोलते हैं टाइप ए और हार्ड एसिड्स। ठीक उसी तरह इधर होना चाहिए क्या, लार्ज साइज होना चाहिए, ये हाई पोलराइजिंग पावर था, इधर बोलेंगे लेस पोलराइजिंग पावर और हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। सो अभी हम देखेंगे कि ये तो लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट चला गया, फिर ओके, सो टाइप बी में आ गया लार्ज साइज हाई पोलराइजिंग पावर। इधर क्या रहता है, जनरली इधर रहता है हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट, वो था लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं विथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, विथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं Pt2+, और फिर निकेल इन इट्स न्यूट्रल स्टेट, वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन हाई हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट टू द राइट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये गया हमारा मेटल आयंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फिर जाएंगे इधर HSAB प्रिंसिपल में एक्चुअली क्या है, जो मेटल और लिगांड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयारी होता है, इसका स्टेबिलिटी के हिसाब से HSAB प्रिंसिपल डिजाइन किया गया है। तो अभी जाएंगे जो बेस है, बेस का भी वही कैटेगरीज किया गया है। ठीक कुछ टाइम पहले जब लेस कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन कर रहे थे, उधर मैं बोल रहा था जो बेस है जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो और किसी को दे सकता है, इसको हम बोलते हैं लिगांड। क्या बोलते हैं, लिगांड, ठीक है ना। वो जो लिगांड है इसको भी हम 2 टाइप के क्लासिफाई किए हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, टाइप ए एंड टाइप बी। अभी ये जो टाइप ए टाइप बी है, अगर हम देखेंगे इसको बोलेंगे हार्ड बेस, वो था एसिड, ये बन गया हार्ड बेस, और ये हमारे लिए सॉफ्ट बेस, ये हमारे लिए सॉफ्ट बेस। ओके, क्या क्या रहते हैं इधर, इधर क्या है यार, ये जो बेस है, मैं बोला कि अगर जो बेस है उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिस एटम के ऊपर वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसको हम बोलेंगे डोनर एटम। जो रिसीव करेगा इसको बोलेंगे एक्सेप्टर। लेकिन ये तो बेस है, ये तो डोनेट करेगा। जो एटम, ये जो स्पेसिस है, ये आयन हो सकता है, फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये जो मॉलिक्यूल है और फिर आयन है, उसका सेंट्रल एटम जो है, और जिस एटम के पास वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस और को देगा, इसको बोलेंगे डोनर एटम्स। इधर जो डोनर एटम है, ये डोनर एटम का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो। नाइट्रोजन से क्या मिलता है हमको, अमोनिया। सो अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा एक बेस। कौन सा बेस, हार्ड बेस और टाइप ए बेस। सिमिलरली सॉफ्ट बेस में क्या होता है, सॉफ्ट बेस में लो, जो डोनर एटम होता है, जैसे कि सल्फर, जिसका लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, जैसे हम बोलेंगे R2S। ये जो डोनर एटम इसका है, वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका, इसलिए R2S को हम एक सॉफ्ट एसिड बोलेंगे। R2 मीन्स अल्काइल ग्रुप, CH3 हम बोलेंगे, CH3 और S के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये इजीली दूसरे को दे सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये टाइप बी और सॉफ्ट बेस में जाता है, ठीक है। ओके,
ठीक उसी तरह नाइट्रोजन के नीचे जो है फास्फोरस हम बोलेंगे R3P और CH3 होल 3P, मतलब फास्फोरस के साथ 3 मिथाइल मॉलिक्यूल ओके लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ट्राई मिथाइल फॉस्फीन इसको बोल सकते हैं, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन के फॉर्मूला क्या होता है PH3, अगर H होता तो ये इसको हम बोलते फॉस्फीन, और 3 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुए हैं इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। ये भी जो फास्फोरस है इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है, इसीलिए ये जो R3P है ये सॉफ्ट बेस में आता है। बस एक बार जो ओके, थैंक यू। सो ट्राईमिथाइल फॉस्फीन जो है वो हार्ड सॉफ्ट बेस में आते हैं। एक बार हम कैटेगराइज कर लिए तो अभी हम इसको देखेंगे क्या बनता है, क्यों इतने सारे बात हम करते हैं, हार्ड एसिड क्या है, हार्ड बेस क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, सॉफ्ट बेस क्या है। ओके, इन HSAB प्रिंसिपल द concept is a hard acid will make bond with, will react with, will attach with a hard base. ओके, हार्ड एसिड के साथ मिलता है, हार्ड एसिड reacts with hard base and soft acid with soft base. Hard acids reacts with लिख लेंगे पूरा, reacts with कौन, hard base, and similarly soft acid reacts with soft base. ये है प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल। सो बस अभी thank you so much to listen to me with patience. We'll discuss in another class. Thank you so much.